गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो स्टेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के लाइव प्रोग्राम में जिसका नाम है आज के मेहमान। तो ये प्रोग्राम लाइव हो रहा है यानी कि 25 मार्च 2026 के दिन बुधवार का है। जैसे कि आपको पता है ये प्रोग्राम हर बुधवार को हम लेकर आते हैं सुबह 11 बजे। लाइव प्रोग्राम है यानी कि आप कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं आज की संस्था के बारे में। ये संस्था क्या कर रही है, कब से कर रही है, कैसे जुड़ा जा सकता है, वो सभी सवाल जो आपके मन में आएंगे। पर हाँ, जो सवाल मैं पूछ चुकी हूँ उसको ना पूछें, मतलब हो सकता है उस टाइम पे हम उनसे और ज़्यादा कुछ अलग जानकारी लें। तो इसलिए ज़रूरी है आप प्रोग्राम को सुनें, समझें और फिर अपने हिसाब से जो भी सवाल है पूछें। तो आपको पता है इस प्रोग्राम में हम लेकर आते हैं अलग अलग संस्थाओं को जो समाज के अलग अलग मुद्दों पे काम कर रही है। आज हम ऐसी एक संस्था को लेकर आए हैं जिसका नाम है संशील फाउंडेशन। और संशील फाउंडेशन के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं ममता जी। स्वागत है ममता जी आपका। नमस्कार, धन्यवाद जी। तो ममता जी आज हमारे साथ हैं। ममता जी इस संस्था से कब से जुड़े हैं, क्या कर रही हैं, ये सब आप जान पाएंगे खुद ममता जी से। मैं आपको नंबर बता देती हूँ, उसके बाद हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। कॉल करने के लिए नंबर होगा 8800475080 यानी कि 8800475080 और दूसरा नंबर है 9873551078 यानी कि 9873551078। इस नंबर पे आप कॉल कीजिए और जब तक मैं ममता जी से बात शुरू करती हूँ। तो ममता जी कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसी हैं? जी मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो ममता जी आप पहले तो ये बताइए जो संशील संस्था है कब शुरू हुई और आप इसमें कब जुड़े और आपका क्या रोल है इसमें? जी नमस्कार सभी को। ये संस्था जो है वो उसकी शुरुआत हुई थी 2007 से। अच्छा। और मैं हमारे फाउंडेशन की जो फाउंडर हैं शिल्पा सोनल जी और हमारी सहभागी हैं प्रेरणा गुप्ता जी, हम लोगों ने मिलके इसको शुरुआत करा था। और शुरुआती साल में तो इस तरह से था कि बहुत छोटे लेवल पे इसको हम लोगों ने कुछ ही बच्चों के साथ शुरू किया था, ये सोचकर कि कुछ जो बच्चे हैं उनको पढ़ाया जाए, कुछ समाज के लिए कुछ अच्छे टाइम को यूटिलाइज किया जाए दिन में 1 और 2 घंटे को लेकर। तो उस छोटी सी सोच के साथ ये शुरुआत हुई थी। और फिर जैसे जैसे हम लोग बढ़ने लगे इसमें आगे और हमारे को समय बीतने के साथ जैसे जैसे लोगों का सहयोग मिला और बच्चों की तादाद बढ़ती गई, तो इसको हमने ऑफिशियली जो है वो एनरोल कराया, रजिस्टर कराया 2009 में। अच्छा। अंडर सेक्शन 8 के अंतर्गत। ठीक है, मतलब 2007 में काम शुरू हो गया था जी। पर रजिस्ट्रेशन जो लीगली प्रोसेस होता है ना, हाँ। एनजीओ बनने का, वो आपने 2009 में करवाया। जी जी जी। और आप कब से जुड़ी हुई हैं? शुरुआत बिल्कुल 2007 से। जी जी, हम तीनों ने ही मिलके ये डिसाइड किया था कि हम इस तरह से जो है अपना समय दिन के 1 और 2 घंटे हम इसके लिए निकालेंगे और ये काम शुरू करना चाहते थे। बट शुरू में ऐसा नहीं पता था कि ये जो शौकिया तौर पे आप ये जो 1-2 घंटे स्पेंड करना चाह रहे हैं वो ही बिल्कुल आपका पैशन बन के और ये इस तरह का रूप लेगा। जी। तब से ही जुड़े हुए हैं। तब से जुड़े हुए हैं। जी जी। वैसे आप लोग आपने कहा 1-2 घंटे का टाइम देते हैं, उससे पहले मतलब आपका क्या बैकग्राउंड रहा है, आप क्या काम करते थे, या फिर प्रेरणा जी और शिल्पा जी जिनका नाम लिया उनका थोड़ा बताएं कि वो क्या कर रहे थे। और फिर बेसिकली है कि हम तीनों ही अपने अलग अलग फील्ड से हैं। जैसे मैं उससे पहले तो मैं खैर मेरा ये फील्ड नहीं था, मैं एज ए फैशन डिज़ाइनर मैंने बुटीक रन किया है। अच्छा। शुरुआती दिनों में। और प्रेरणा बेसिकली अपने प्रोफेशन में शी इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनका वो वाला अपने हस्बैंड के साथ रोल रहा है जी। और जो शिल्पा जी हैं वो एक्स फौजी वाइफ हैं, वो भी इसी तरह से अपने कामों में उनके साथ व्यस्त रही। अच्छा अच्छा जी। तो अच्छा, सभी अलग अलग बैकग्राउंड से थे। और सिर्फ एक ये कहते हैं ना कि जब आपने कुछ एक अच्छी सोच की शुरुआत करी होती तो आपको ऊपर वाला ही कुछ ऐसे लोग मिलवाता है जिनका मिलकर कुछ होना जी जो है होता है कि वो अच्छे साबित हो जाता है। तो एक थॉट था सबका कि हमें कुछ करना है। तो बाई चांस सब कलेक्टिवली ये चीज़ लग के एक साथ बात शुरू हुई कि ऐसा कुछ करते हैं। सबके पास दोपहर का जो समय होता है 11 से 1 वाला वो फ्री टाइम था। अच्छा।
तो वहाँ से वो थॉट शुरू हुआ था कि कुछ सोचा जाए सोसाइटी के लिए। तो यानी कि आप लोगों ने 11 से 1 बजे का टाइम चुना जिसमें आप वो करना चाहते थे जो आप तीनों का सेम इंटरेस्ट रहा, सेम इंटरेस्ट रहा। तो ये बच्चों के साथ शुरू हुआ, जैसा आपने बताया बच्चों को पढ़ाते थे, तो ये कौन से बच्चे थे, कहाँ से आते थे? सो मैं आपको बताती हूँ शुरुआती दिनों में क्या था कि हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे गुड़गांव में काफ़ी कंस्ट्रक्शन आसपास के एरियाज में चल रही थी जी। तो जब अगर आप ऐसे किसी कंस्ट्रक्शन एरिया में देखते हैं तो बहुत पेरेंट्स जितना भी लेबर वर्क वहाँ पे कर रहे होते हैं वो लोग तो काम कर रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे जो हैं वहीं पर जितना भी मटेरियल पड़ा होता है उन्हीं पे छोड़े होते हैं, चादरें बिछाई होती है रोडी के ऊपर ही और वहीं बच्चे बैठे हुए हैं, सब बच्चे वहीं खेल रहे हैं और कर रहे हैं। तो हमारे आसपास इस तरह का काम बहुत हो रहा था, बहुत हाई राइज बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन चल रही थी और बच्चे वहाँ काफ़ी थे। तो ये जो थॉट जहाँ से शुरुआत हुई वो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी। मेरे बेटे का फर्स्ट बर्थडे था और अब मेरे हस्बैंड के साथ मैंने एक ऐसी बात करी कि जो हमें बर्थडे जो सेलिब्रेट करना है फैमिली के साथ वो तो करना ही है, एक मैं चाह रही हूँ कि ये जितने भी बच्चे हमारे घर के पीछे दिखते हैं खेलते हैं इनमें कुछ बांट कर आते हैं। तो हम सिंपली उस थॉट से गए थे कि हाँ चलो इन बच्चों को कुछ देकर आते हैं क्योंकि आज अच्छा दिन है करके। तो नॉर्मली बांटा है, 10-15 बच्चे वहाँ इकट्ठे हो गए, सब दिया करा। वापसी पे जैसे एक कॉन्वर्सेशन हुई हमारी, मैंने बोला कि ये मैं रोज़ देखती हूँ कि ये बच्चे जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं और एक मतलब कितनी गर्मी है कैसा भी वेदर है बट ये यहीं है। कुछ ऐसा होना चाहिए कि इन बच्चों को कहीं पे इस टाइम पीरियड में उनको वो बेटर टाइम यूटिलाइज करने को मिले ताकि कुछ सीखें भी, रादर देन सब यहीं भटक रहे हैं पूरा दिन, वो लोग वहीं मिट्टी में खेल रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे। तो मेरे हस्बैंड ने ऐसे बोला, ऐसा थॉट तो सभी के अंदर आता होगा बट कुछ करना है तो करके दिखाओ। अच्छा। तो ये जैसे कहते हैं ना कि वो आपको क्लिक किया एक वो बात मुझे, मैं बहुत हद तक इस चीज़ के लिए इसमें क्रेडिट अपने हस्बैंड को इसलिए देती हूँ क्योंकि ये जो कह देना ही वो स्ट्राइक किया कि हाँ बात तो सही है, सोचते तो सभी हैं, करते सभी करना चाहते हैं, लेकिन करने की वो जो है उस पर वो एफर्ट तो करना पड़ेगा। कुछ ही समय बाद मेरी मुलाकात शिल्पा से हुई तो सेम चीज़ मैंने उनके साथ डिस्कस करी। तो उन्होंने भी इमीडिएट छूटते सहारा लेट्स डू समथिंग। तो हम लोगों ने ये बस बात करी है और सोचा, और उस टाइम पे मैं अपनी सोसाइटी के अपने ब्लॉक की प्रेसिडेंट भी रही हूँ। अच्छा। तो मैं 10 साल उसी एरिया की प्रेसिडेंट रही हूँ। तो मैंने अपने जो RW ऑफिस है उनको बात करा। शुरू के कुछ दिन में हम लोगों ने शिल्पा जी के गार्डन में बच्चों को बुलाया, बट कभी वेदर आपके साथ है कभी नहीं है, राइट। तो वो अप्रोप्रिएट हमें नहीं लगा बिकॉज वहाँ पे फिर और भी चीज़ें बहुत कंसर्न होती हैं, आपके आसपास के लोगों का भी आपको देखना होता है कि बच्चे आ रहे हैं, सोसाइटी अलाउ करती है नहीं करती है। तो फिर हमने RW ऑफिस को अप्रोच किया। तो जैसे ही मैंने ये थॉट उनके साथ शेयर किया कि हम इस तरह से बच्चों को बिठाना चाहते हैं, हमें 1-2 घंटे के लिए जगह चाहिए। तो उन्होंने बिल्कुल छूटते सार ये कह दिया कि आप लोग बहुत अच्छा काम करने का सोच रहे हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप चाबी ले लीजिए और आप मॉर्निंग आवर्स में ये बच्चों को पढ़ाइए 1-2 घंटे, उसके बाद हम तो शाम को आते हैं, हमें शाम को ही आप कीज़ वापस दे दिया करना। अच्छा। तो वी थॉट ये तो बहुत ही अच्छा हो गया कि हमें एक छत मिल गई है वहाँ पर हम लोगों ने। तो वेरी फर्स्ट डे जिस दिन हमने ये बुलाया वहाँ पे बच्चों को, वी स्टार्टेड विद 30 किड्स। ओके। उससे पहले तो 10-15 कभी 5 कभी 10 इस तरह से आ रहे थे, लेकिन जब बच्चों को हमने ये इन्फॉर्मेशन दी कि कल से इस जगह पे पहुंचना और अपने साथ सब बच्चों को लेके आना, तो पहले दिन ही हमारे पास 30 बच्चे आ गए। वाह। और हम बहुत ही जिसे कहते हैं ना बड़े एंथो के साथ एक्साइटेड अपना होकर इसकी शुरुआत हम लोगों ने फिर करी। तो धीरे धीरे हमने आसपास के लोगों को भी जोड़ना शुरू किया। जैसे जहाँ जिस एरिया में RWO का ऑफिस था, आस पड़ोस में लोगों को पता चला कि इस तरह से ये लोग जो है करने लगे। तो स्टार्टिंग जो हुई वो हुई ऐसी कि सिर्फ 1 घंटा 2 घंटे। अच्छा। लोगों ने उसमें एक अपना इनिशिएटिव करना शुरू किया कि जैसे हमें कोई आके कह देता था आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, ठीक है, हम ना एक आपको एज ए मिड मील एक हेल्प करना चाहते हैं। अच्छा। कि कुछ बिस्किट्स दे दिए या किसी ने बनानास दे दिए, तो उससे बेनिफिट ये मिला हमें कि स्ट्रेंथ बढ़ने लगी, क्योंकि बच्चों को एक वो अट्रैक्शन होगी कि यहाँ खाने को भी मिलेगा। राइट। तो धीरे धीरे ऐसे जो है वो लोगों के सपोर्ट के साथ वहाँ पर बढ़ना शुरू हो गया काम। जी जी। ये 2009 में आपने रजिस्टर करवाया। रजिस्ट्रेशन के बाद ये कितना एक्सपैंड हुआ? मतलब रजिस्ट्रेशन के बाद एक्सपैंड
इस कदर बढ़ा बिकॉज सिर्फ तब यही नहीं हुआ कि कंस्ट्रक्शन वर्क के लेबर के बच्चे सिर्फ आने लगे, स्लम एरियाज के भी बहुत आने लगे। तो हमारे पास RW ऑफिस की स्पेस जो थी वो कम पड़ने लग गई। फिर हम लोगों ने जो है एक्सप्लोर करना शुरू किया कि अब हमारा बिकॉज ऑफिशियली रजिस्टर्ड भी हो चुका है, इसको नाम भी मिल चुका है, तो अब वी नीड अ स्पेस जहाँ पर एटलीस्ट हम एकोमोडेट कर पाए 100 से 150 बच्चों को। तो वो फिर हमने करते करते अपने आसपास रेंट के बेसिस पे हम लोगों ने स्टार्ट किया कि हम लोगों को जो है ले पाए। अच्छा, ठीक है। तो कितने सेंटर्स आपने लिए उस दौरान? उस टाइम पे एक बेसमेंट से हमने स्टार्ट किया एक ही था। से start बेसिकली किया वो जैसे अगर आपने देखा होगा कि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो EWS कैटेगरी के बने होते हैं, उनकी 60 गज की बेसमेंट होती है, बस उसी से शुरुआत करी जी। फिर धीरे धीरे वहीं एक बेसमेंट और बढ़ानी पड़ी क्योंकि बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ गई थी। जी जी, आपको यही रोकना चाहूंगी, हमारे साथ हमारे लिसनर जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, हेलो। जी नमस्कार चांदनी जी। नमस्कार राजकुमार जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है जी। और सहनशील फाउंडेशन की तरफ से ममता जी को भी नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी मैडम, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो जी। धन्यवाद। आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं जी। और प्रेरणा जी और शिल्पा जी को भी नमस्कार है जी। जी जी, उनकी तरफ से आपको नमस्कार है। प्रेरणा जी और शिल्पा जी सुन रहे होंगे इस प्रोग्राम को जी, क्योंकि ममता जी का साथ उन्होंने दिया। और सबसे ज्यादा ये हस्बैंड साहब है इनके, उनको भी धन्यवाद और नमस्कार। पूरा प्रोग्राम सुना है राजकुमार जी ने, देख रहे हो आप? जी जी, बहुत बहुत जी शुक्रिया। जी, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम बार बार नहीं सुन पाते जी। और ये ऐसे आदमी भी बहुत कम मिलते हैं जी समाज में। जी बिल्कुल। ये कुछ ही लोग होते हैं जो ऐसे हमारे गरीब भाइयों के बच्चों को सहारा देते हैं और आगे बढ़ाते हैं। और जैसे कि 2007 से मैडम ने बताया जुड़ रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चों को इन्होंने पढ़ाया, एक ट्यूशन का काम किया। तो अब वो बच्चे बड़े हो गए हैं, क्या वो कितने आगे तक पहुंच गए ममता जी? क्या कोई नौकरी वगैरह या कोई स्पोर्ट्स वगैरह में? और उनको क्या क्या चीजें आप प्रोवाइड करते हैं जी उन बच्चों को? जी जी, धन्यवाद। सबसे पहले आपने बहुत अच्छा सवाल रखा। हमारे पास अब तक की अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं, हम काफ़ी हद तक जो है इस डेटा को पूरा करने की कोशिश कर पाए हैं पिछले कुछ सालों में। कुछ तो बीच में हमारे जैसे कोविड में काफ़ी स्ट्रेंथ जो है वो चली गई थी, अपने अपने जैसे गांव में चले गए थे। लेकिन फिर भी अगर मैं कुछ हद तक बात करूं तो जैसे कुछ बच्चों को हम ग्रेजुएशन कंप्लीट करा पाए, कुछ की हमने एक और चीज़ इसमें मैं ऐड करूंगी कि हम लोग जो है स्किल डेवलपमेंट पे भी बहुत जोर देते हैं। जैसे बच्चे कुछ हमारे पास अगर आप देखेंगे जनरली ओवर एज बच्चे आते हैं, अगर हम उनकी एज के हिसाब से बात करें तो वो एप्रोप्रिएट नहीं हो पाते नॉर्मल जो स्कूल एडमिशन्स के लिए। तो वो ऐसे ओवर एज बच्चों का हमारा टारगेट यही रहता है कि हम कम से कम उनको एजुकेशन तो साइड बाय साइड NIOS के थ्रू उनको पूरा करा पाएँ, ताकि 12th बच्चा इस तरह से कर ले, लेकिन उसके साथ साथ ऐसे स्किल्स में भी उनको हम हेल्प कर पाएँ जो उसको आगे फर्दर किसी भी तरह का एम्पावरमेंट में हेल्प कर पाए। जैसे वो कोई जॉब करना चाहता है, इसी तरह से हमारे को बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया है जो लोग आकर वॉलंटियर करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कंप्यूटर्स में बच्चों को हेल्प करवाते हैं, कंप्यूटर से बेसिक से लेकर उनको पूरा आगे तक का कोडिंग और ये सब चीज़ें सिखाने में वॉलंटियरिंग की जाती है। लेटेस्ट हमारे पास पिछले 2 साल से एक हमारे यहाँ पे चल रहा है जो कि मोबाइल फ़ोन्स रिपेयरिंग की वर्कशॉप्स कराई जा रही हैं। उसके अंदर भी हम बच्चों को ऐसे ऐसे स्किल्स के साथ, और सिर्फ यही नहीं है कि इसमें बॉयज़ ही जो है एनरोल होते हैं, गर्ल्स भी जो इंटरेस्टेड होती हैं, हर एज ग्रुप को उसमें डालने की कोशिश की जाती है ताकि बच्चा इसको प्रोफेशनल वे में आगे लेके जा सके। जी। हमारे 2-3 बच्चों ने जो है इमरजेंसी टेक्नीशियन के कोर्सेज किए जो आज की डेट में अच्छे हॉस्पिटल्स के साथ अटैच्ड हैं। इसी तरह से हमारे कुछ बच्चों ने, इनफैक्ट एक गुड़गांव की आवाज़ में भी हमारी एक बच्ची ने पहले 2016 में जो है इनको ज्वाइन किया एज ए रेडियो जॉकी। उसने भी अपना करियर 4 साल यहाँ पर चलाया, फिर उसके बाद उस बिटिया की शादी हुई। तो इस तरह से हर बच्चे के इंटरेस्ट को जानकर हमारी कोशिश यही रहती है कि उसको उस फील्ड में आगे बढ़ाया जाए, उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट दी जाए ताकि वो अपना इसको करियर में भी कन्वर्ट कर सके। जी राजकुमार जी। जी ममता जी, जैसे कि आपकी संस्था फाउंडेशन रजिस्टर करवा रखे आपने बताया जी। जी। तो रजिस्टर होने के बाद जो बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं, आप उनको शिक्षा देते हो, क्या उसका कोई सर्टिफिकेट या कोई पेपर कागज आप उनको बना के देते हो जी, ताकि वो बाहर भी दिखा सके, या वो मान्य भी है कहीं स्कूलों में जी?
हाँ, देखिए जनरली क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया है कि हमारा ये एक तरह का रेमेडियल नॉन जो फॉर्मल सेंटर है, ये स्कूल नहीं है। स्कूल का नाम बेसिकली बगिया है। बगिया जो काम करता है, बगिया एक ब्रिज की तरह काम करता है। बच्चा हमारे पास जिस भी एज ग्रुप का आया उसको हम प्रिपेयर करेंगे और फिर प्रिपेयर करके उसको मेन स्ट्रीम करेंगे। तो अगर हम बात करें कि एजुकेशन से रिलेटेड एक पर्टिकुलर इस तरह का कागज़ जो उसको बगिया से मिलेगा कि यहाँ पर वो बच्चा 5th में पढ़ गया या 8th में पढ़ गया, उसके लिए वी आर नॉट एलिजिबल। लेकिन हम जब स्कूल्स को अप्रोच करते हैं, जैसे हमारे साथ बहुत सारे स्कूल्स जुड़े हुए हैं, CD सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, शिक्षा भारती स्कूल है, आपने सुना होगा DPS भी जो है वो शिक्षा केंद्र रन करता है, एमिटी अमिताशा रन करता है। तो इन स्कूल्स को अप्रोच करने के लिए हम जब बच्चों को प्रिपेयर करके लेके जाते हैं तो वहाँ पर एक ये बेनिफिट मिलता है कि हाँ, ये NGO के बच्चे हैं, ये बगिया की तरफ से ये बच्चे आए हैं, इनका टेस्ट होगा और इनको जो फीस की रियायत दी जाती है वो EWS कैटेगरी के अंदर वो रियायत उनको मिलती है। तो हम इस तरह से अप्रोच करते हैं। जिस स्कूल को हम अप्रोच कर रहे हैं उसे ये पता है कि ये बगिया के बच्चे आए हैं, उनका टेस्ट होगा और उनका प्रॉपर वे में उनका एडमिशन होगा। तो इस तरह के प्रोसीजर में हम हेल्प कर पाते हैं, इसी तरीके से हम दे पाते हैं। और अब जो मैंने आपको जैसे बताया कि हम NIOS के थ्रू भी हम जो है जुड़े हुए हैं कि हम बच्चों को एटलीस्ट जो कहीं पे ओवर एज होने की वजह से किसी स्कूल में दाखिला नहीं ले पा रहे अगर, तो वो बच्चा हमारे यहाँ पे 8th 10th और 12th तक तो पढ़ेगा ही। तो जो सर्टिफिकेट है वो उसको नेचुरल सी बात है कि वो ओपन स्कूल का उसको सर्टिफिकेट गवर्नमेंट की तरफ से आएगा ही आएगा। जी राजकुमार जी, आपने ममता जी, आप जो स्कूलों का नाम लिया आपने, वो हम तरसते हैं उनमें एडमिशन के लिए और वहाँ पढ़ने के लिए, हमारे ग्रामीण बच्चे और गरीब बच्चे। लेकिन आप उसमें अपने पहले अपने सेंस इसमें फाउंडेशन में पढ़ाते हो, फिर वहाँ ले जाते हो, वहाँ ले जाते हो, कितनी बड़ी बात है, उनका सपना पूरा करते हो जी ममता जी आप। जी, आप सबका आशीर्वाद है और सबका सपोर्ट है जी। जी राजकुमार जी, जी मैं धन्यवाद करता हूँ ममता जी का और उनकी सेंस फाउंडेशन का। और मैं नमस्कार जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार राजकुमार जी जुड़ने के लिए। तो राजकुमार जी के कुछ सवालों ने हमारे भी कुछ सवाल कवर कर लिए। तो आगे बढ़ने से पहले बस थोड़ा सा और क्लैरिटी हम ले लेते हैं कि संशील फाउंडेशन में जितना अभी तक हम समझ पाए हैं एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पे काम हो रहा है, राइट? तो थोड़ा ये बताइए कि एक तो संशील फाउंडेशन में एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट पे ही काम हो रहा है, इसके अलावा भी कोई प्रोग्राम है? और उसके अंदर अभी आपने जो नाम लिया बगिया स्कूल है ना, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि स्कूल है, कौन सी क्लास तक है, कहाँ पे बगिया स्कूल्स है? जी ज़रूर। सो बेसिकली बगिया जैसे कि मैंने बताया एक रेमेडियल सेंटर है। इसके अंतर्गत हम 4 साल से लेकर सभी बच्चों का हम एडमिशन लेते हैं। सो बेसिकली 4 साल से ऊपर का जो भी उम्र का बच्चा हमारे पास आएगा उसका जो भी कैलिबर होगा, वो चाहे गांव से पढ़ा है, किसी भी लेवल का वो स्टडी करके आया है या वो कभी भी नहीं पढ़ा है, हम उनका जो है यहाँ पर एडमिशन लेते हैं। अच्छा। और उनको एडमिशन देकर उसका एक टेस्ट बेसिस पे लिया जाता है ताकि टीचर्स को एटलीस्ट उसका कैलिबर पता लग सके कि किस लेवल पे बच्चा कहाँ स्टैंड करता है। उसके अकॉर्डिंगली फिर उसकी क्लास जो है सिलेक्ट होती है और फिर उनको एडमिशन दिया जाता है। तो इसमें बेसिकली फोकस वही है बगिया का कि बगिया जैसे मैंने बताया इज वर्किंग लाइक एज अ ब्रिज, कि हम जो गैप आ रहा है बिटवीन द फॉर्मल स्कूल, क्योंकि जब एक ओवर एज बच्चा आया है वो डायरेक्टली 5th में या 8th में एडमिशन नहीं ले सकता है, बिल्कुल। तो उसको वहां तक के लेवल के लिए पहले जो प्रिपेयर करना है उस पर मेन जो बगिया फोकस कर रहा है। जी। बगिया कहाँ पे है ममता जी? बगिया बेसिकली गुड़गांव में अगर हम बात करें तो हमारे 3 सेंटर्स हैं। एक रोजवुड सिटी में है कंपैशन के नाम से, और एक झारसा गांव में है, और एक मेफिल गार्डन में है बगिया के नाम से। अच्छा जी। और एक हमारा सेंटर जो है नोएडा में है। नोएडा में बेसिकली 50 बच्चों की स्ट्रेंथ के साथ ही वहाँ पर ये रेमेडियल सेंटर चल रहा है। अच्छा, और कहीं पे भी है? नहीं, बस ये 4 है। नोएडा में और गुड़गांव में 3 जी, गुड़गांव में 3, नोएडा में 1 जी। और इसके अलावा जो आपने बताया एज 4 एंड अबव है ना, इसमें ना जैसे राजकुमार जी ने भी पूछा था कि मान लीजिए कोई बच्चा है 10 साल का आ रहा है और वो कभी स्कूल नहीं गया है, और 10 के अकॉर्डिंग उसको मेरे ख्याल से 3rd में होना चाहिए, 2nd 3rd 4th जो भी ग्रेड है, और वो जब पहले कभी स्कूल नहीं गए हैं तो स्कूल
को तो एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि Correct. बच्चा यहाँ तक पढ़ चुका है। Correct. तो उस सिचुएशन में बगिया क्या करती सो है? बेसिकली क्या, अगर हम इसको ये लेकर चलें, अब 10 साल का बच्चा आया लेकिन बिल्कुल रॉ है, कभी वो पढ़ा नहीं, कभी कुछ नहीं आता, तो यहाँ पर हमारा क्या रोल है, पहले तो हम उसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अब ज्यादातर अगर आप बच्चे देखेंगे, लैंग्वेज उनका बहुत बड़ा बैरियर है, उनको हिंदी इंग्लिश ये सब चीजें क्लैरिटी नहीं है, तो पहले तो वहीं से उनका बेस बनाना है। बिल्कुल उनको का खा गा से स्टार्ट करके उनको टाइम दिया जाता है, भले ही वो बच्चा 2 साल ले हमारे पास, लेकिन हमें उस 3rd स्टैंडर्ड को अप्रोच करने के लिए वो पहले वाली सारी सीढ़ी कवर करनी होती है। नर्सरी, केजी, उसकी 1st, 2nd, वो सब जो उसके स्टेप्स हैं वो बगिया में वो पूरे करेगा, वहां तक हम उसको पढ़ाएंगे। तो जैसे कि मैंने पहले भी इस चीज के बारे में बताया है कि हम स्कूल्स को जब अप्रोच करते हैं, दे डोंट नीड एनी सर्टिफिकेशन, उनको ये पता है कि यहाँ से ये बच्चा प्रिपेयर होके आया है, वहां पर भी वो टेस्ट के बेसिस पे उसका एडमिशन होगा। तो ये हमारा रिकॉर्ड है कि हमने उसको हर लेवल पे वो प्रिपेयर कराया है। अच्छा। हमने उसको 1st की तैयारी कराई, हमने 2nd की तैयारी कराई, फिर अगेन अगर वो ओवरेज बच्चा है वो 3rd में अप्रोच नहीं कर सकता, किसी फॉर्मल स्कूल में वो नहीं, अगर वो जाके फिट हो रहा उनकी कैटेगरी के अंदर, तो बगिया यहाँ पर भी उसको NIOS का 3rd का एग्जाम दिलवाएगा, ताकि एटलीस्ट वो 3rd वाला जो उसका बैरियर जो रुक रहा था एज की वजह से, वो हमारे यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। तो जब वो उसने NIOS का एग्जाम दे दिया तो ऑटोमेटिकली उसकी जो मार्कशीट आएगी वो ओपन स्कूल की आएगी, वो दैट इज अ सर्टिफिकेशन। ओके, ये चीज कंप्लीट हो गई उसकी। तो NIOS 3rd प्राइमरी क्लासेस को भी handle करते हैं? 3rd, 5th, 8th, 10th, 12th। ओके। और ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है उन बच्चों के लिए जो अक्सर गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे होते हैं, बिकॉज हमारा भी प्रोग्राम चलता है, तो मेन दिक्कत आती है डॉक्यूमेंटेशन की, है ना। उनका बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड हो गया, पेरेंट्स का आधार कार्ड हो गया, तो ये सारे चैलेंजेस है। ये अच्छी बात है कि बहुत से ऐसे स्कूल है जिनका आपने नाम लिया, वो सर्टिफिकेट नहीं मांगते हैं। वो सर्टिफिकेट इस चीज़ का नहीं मांगेंगे कि आपके यहाँ से ये 2nd करके आया या 1st करके आया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक चीज़ ऐड करूँगी, जो हम डॉक्यूमेंट्स की जब हम बात करते हैं, डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। राइट। डॉक्यूमेंट्स में हमें भी जब हम एडमिशन देते हैं, हमारी प्रायोरिटी भी ये रहती है कि ये डॉक्यूमेंट्स हमें लीगली सारे चाहिए। आधार कार्ड पेरेंट्स का भी होना चाहिए, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, हम भी ये सब चीज़ें लेकर चलते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा परिवार पहचान पत्र है, ये सब चीज़ें, पेरेंट्स कहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ के उनके जो आई कार्ड्स बने, वो डिटेल हम भी पूरा फाइल बनाते हैं। अच्छा। सिर्फ जो आपने कौन सी क्लास पढ़ ली है, कौन से स्कूल से कर ली है, उसको अगर आप नाम मद्देनजर रखें, लेकिन उसके बियॉन्ड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो फाइल हमारे यहाँ से भी हम पूरी प्रिपेयर करके स्कूल को अप्रोच करेंगे। जी। क्योंकि हम भी विद डॉक्यूमेंटेशन आगे जाते हैं। ये रहे इसकी पूरी फाइल और यहाँ तक हमने इसको प्रिपेयर किया, अब आप इसका टेस्ट लीजिए। जी, ये अच्छी बात है। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आज के मेहमान, और आज हम बात कर रहे हैं संशील ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और इस संस्था के बारे में बताने के लिए हमारे साथ ममता जी साथ में हैं। और प्रोग्राम लाइव हो रहा है, यानी कि 25 मार्च 2026 के दिन हो रहा है, बुधवार का दिन है। समय हो गया है 11:25। अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर है 8800475080, यानी कि 8800475080, और दूसरा नंबर है 9873551078, यानी कि 9873551078। तो ये तो बात हो गई ममता जी बगिया की। जी, बगिया में हमें पता चल गया 3 स्कूल्स यहाँ चल रहे हैं, नॉन फॉर्मल स्कूल्स हैं ये, और एक नोएडा में है। इसके बाद आपने स्किल डेवलपमेंट की बात की थी, जिसमें आपने राजकुमार जी को बताया कि मोबाइल ठीक करने का भी कोर्स जो है, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स आप करवा रहे हैं। तो इस प्रोग्राम के बारे में बताइए, इसके सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं और इसके अंदर आप कौन कौन से और प्रोग्राम्स बच्चों को सिखा रहे हैं? सो सेंटर तो एक ही सेंटर में, जो हमारा महफिल गार्डन में जो मेन सेंटर है, वहीं पर ही ये क्लासेस रन हो रही हैं, स्किल डेवलपमेंट वाली। जी, स्पेशली मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स जो है वहीं पे चल रहा है। इसके अंतर्गत हम धीरे धीरे आगे और भी कोशिश कर रहे हैं जोड़ने के लिए, जैसे कि CCTV जो आजकल कॉमनली सब जगह यूज़ हो रहा है, तो हम लोग उसमें भी लगे हुए हैं कि कुछ ऐसे हम टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स को हम जोड़ पाएँ अपने साथ, जो इसकी रिपेयरिंग और इससे रिलेटेड जॉब्स को भी हमारे यहाँ पर वो इनकरेज कर पाएँ बच्चों को आगे। ठीक है। तो इस तरह के क्रैश कोर्सेज छोटे छोटे हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि बच्चे जिससे जो भी इंटरेस्ट लेकर वो जुड़ना चाहें तो वो करें।
जी। तो अभी मतलब अभी आप स्किल में बात करें तो मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स है, मोबाइल रिपेयरिंग चल रहा है, हाँ। कंप्यूटर क्लासेस ऑलरेडी बच्चों अच्छा। को दी जा रही हैं। जी। कंप्यूटर क्लासेस तो 5th ऑनवर्ड सभी बच्चे ले रहे हैं। अच्छा, जी। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो डॉक्यूमेंटेशन का आपने बता दिया, स्किल डेवलपमेंट का बता दिया, इसके अलावा बगिया और किसी डोमेन में काम कर रहे हैं? सो बेसिकली हमारा इसी तरह से झारसा में एक स्टिचिंग सेंटर भी चलता है। अच्छा। झारसा में वहाँ की जो लेडीज़ हैं, सिर्फ मॉर्निंग में हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं और आफ्टरनून में वहीं की कुछ लेडीज़ आकर बेसिकली वहाँ पे अपना स्टिचिंग का एक बेसिक लेवल का कोर्स कंप्लीट करती हैं। अच्छा। तो हम लोगों ने उस कोर्स को इस तरह से बनाया हुआ है कि 6 महीने और 1 साल। तो आप 6 महीने का कोर्स करते हो तो वी सर्टिफाइड देन, आप 1 साल का करते हो तो बगिया उसको सर्टिफाई करता है संशिल फाउंडेशन के थ्रू। तो अगर आप देखेंगे तो संशिल फाउंडेशन के बैनर के नीचे 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वन इज बगिया, अनदर वन इज आपका स्टिचिंग सेंटर। और इसमें भी हमारी कोशिश यही रहती है कि हम इस तरह के कंपनीज को या फैक्ट्रीज को अप्रोच करें जो इको फ्रेंडली चीज़ों को प्रमोट करते हैं। जी जी जी। तो बहुत पहले भी हमारे साथ इसी तरह से स्वयं करके संस्था जुड़ी हुई थी, जिन्होंने अपना सरप्लस जो है वो कपड़ा हमें डोनेट किया। उसके थ्रू फिर हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट्स बनाए गए, जैसे कि चादर है, टेबल कवर्स हैं, रनर्स हैं, इस तरह से। तो लेडीज़ को घर बैठे काम देना, कोविड में जैसे बहुत हमारे जो इन महिलाओं ने मदद करी कि मास्क बनाकर हमारे को दिए गए उनको, जो हम लोगों ने फिर आगे अप्रोच किया। इसी तरह से रेगुलर जो हमारा चलता रहता है, हम नो प्लास्टिक यूसेज को बैन करने के लिए हम लोगों ने ये नो प्लास्टिक ड्राइव चलाई, जिसके अंतर्गत हम इन्हीं कपड़े को इस्तेमाल करके थैले बनवाते हैं। अच्छा। और फिर वो थैले मार्केट्स में जाकर वो अप्रोच किए जाते हैं। तो मान लीजिए बहुत सारे बुटीक्स भी इस तरह से हम लोगों से इसके लिए हेल्प लेते हैं कि उनका जितना सरप्लस का कपड़ा होता है, वो जितना भी उनके पास फैब्रिक स्ट्रेंथ का जितना भी विड्थ का होगा, फिर वो उस हिसाब से हमें बोलते हैं कि आप हमारे बुटीक के थैले बना के दीजिए। अच्छा। तो एक ये भी ड्राइव को प्रमोट करने का मौका मिलता है कि आपने प्लास्टिक यूज़ नहीं करना, प्लस उन लेडीज़ को ये काम भी मिलता है, वो घर बैठे जितना चाहे थैले सिल सकती हैं अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ों में भी वहाँ पर हेल्प की जाती है जी। इसी तरह से कुछ ट्रैवल कंपनीज हैं जो जिनको ये लगता है कि जब उनके टूरिस्ट आते हैं तो अगर वो उनको वाटर बॉटल दे रहे हैं या कुछ स्नैक्स दे रहे हैं जो उनको अपने टूर में उनको इस्तेमाल करना है, उसको कैरी करने के लिए जो बैग्स होते हैं, वो बैग्स भी हमारे यहाँ इन लेडीज़ के द्वारा सिलने जाते हैं। तो मतलब आप ट्रेनिंग के साथ साथ वो अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं जहाँ पे वो अर्न भी कर सकें। बिल्कुल। तो इसमें जब हम बात कर रहे हैं आपके एजुकेशन प्रोजेक्ट की और स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की, तो इसमें क्या मनी भी इन्वॉल्व है? क्या बच्चों से जो स्कूल आते हैं उनसे कुछ फीस ली जाती है मिनिमम, या फिर जो स्किल डेवलपमेंट मोबाइल का रिपेयरिंग का कोर्स है या फिर वुमेन का स्टिचिंग का कोर्स है, क्या इसमें कुछ फीस ली जाती है? और प्लस इसमें क्या डॉक्यूमेंट लेते हैं आप जो लेडीज़? डॉक्यूमेंट्स तो हमारे कंप्लीट लेडीज़ के साथ भी वही है कि जो भी लेडी आके एनरोल होती है कि मैं आपके यहाँ पर ये सीखना चाहती हूँ, मैं 6 महीने दूंगी या मैं 1 साल दूंगी, अगेन वही प्रोसीजर वही है कि आपका आधार कार्ड, आपकी पूरी डिटेल, उनके एड्रेस वगैरह हमारे पास सब रहते हैं डॉक्यूमेंट्स। जहाँ तक बात है कि स्किल डेवलपमेंट के लिए पैसे की वो नहीं है, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाता है, क्योंकि हम भी वो जनरली वॉलंटियर करवाते हैं। अच्छा। तो जो वॉलंटियर आ रहा है वो भी यहाँ पर कुछ नहीं दे रहा, हम भी कुछ नहीं ले रहे, तो हम उसको ऐसे ही सिखाया जाता है। लेकिन अब उसके लिए जो इक्विपमेंट्स हैं जो खरीदने हैं, जो मशीन करनी है या वो कुछ है, वो ज़रूर हम किसी ना किसी से स्पॉन्सर करवाते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स एनजीओ भी उन सब चीज़ों के लिए खर्चा करेगा, तो उसमें कोई ना कोई किसी तरह से अंडर CSR उसकी मदद हम लोग लेते हैं, फंडिंग लेते हैं। इसी तरह से जब हम बात करते हैं कि बगिया में अगर कोई बच्चा एडमिशन लेता है तो इनिशियली उससे 500 रुपये चार्ज किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत उनको बुक्स और यूनिफॉर्म जो है वो प्रोवाइड की जाती है। उसके पीछे भी एक ये थॉट है, क्योंकि पहले हम ये नहीं करते थे, बट फिर हम लोगों ने ये धीरे धीरे देखा कि जब हम पेरेंट्स को जब ये चीज़ आप नहीं चार्ज करते हो एक मिनिमम अमाउंट भी, तो वो उसकी वैल्यू नहीं समझ पाते। तो आए दिन कभी यूनिफॉर्म फट रही है या यूनिफॉर्म गायब हो गई, सॉक्स नहीं है, आज शूज़ मिले लेकिन शूज़ पता नहीं कहाँ चले गए, है ना, या बुक्स आई तो वो फाड़ दी गई हैं, या उसकी उतनी देख रेख नहीं करी जा रही क्योंकि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तब हम लोगों ने ये कुछ सालों बाद अपने एनजीओ में ये स्टार्ट किया कि हम लोग इनको 500 रुपीज़ चार्ज करेंगे, ताकि इनको इस चीज़ की वैल्यू समझ में आए कि मैंने इसका पे किया है, तो मुझे ये संभाल के भी रखना है। फिर उसके बाद हम लोग ये भी कोशिश करते हैं कि जब वो बच्चा करके निकलता है, जैसे मान लीजिए बहुत टाइम के बाद कोई बच्चा जैसे गाँव गए
या कोई यहाँ से शिफ्ट ही हो गया, मूव ही हो गए हैं, या किसी क्लास ओवर भी हो गई है, तो हर सेशन में उनकी बुक्स को वापस रखवाया जाता है ताकि नेक्स्ट सेशन उसको पढ़ सके। अगर वो रीयूजेबल है तो उनको किया जा सके। अच्छा। और इसी तरह से जो चले गए हैं कोई और यूनिफॉर्म अब उनका कोई मतलब का नहीं है, तो यूनिफॉर्म भी वापस रखवाने की कोशिश की जाती है कि आप इसको देकर जाओ ताकि किसी और के काम आ सके। अच्छा। अगर वो रीयूजेबल है तो हो सकता है तो जी। तो ये तो काफी अच्छी बात है जिसमें आप रीयूज भी, बच्चे इस चीज से काफी चीजें सीख रहे हैं कि उनको उस चीज की कदर भी आ रही है। उनको ये भी समझ में आ रहा है कि अगर मेरी एक छोटी सी पेंसिल भी है तो मैंने इसको वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये किसी ना किसी के काम आएगी। जी। तो ये जो 500 रुपए साल में एक बार वन टाइम चार्ज है सिर्फ एट द एडमिशन टाइम। ओके जी, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं टाइमिंग्स की बात करूं, तीनों कोर्सेज में अगर स्कूल है या फिर मोबाइल रिपेयरिंग में, फिर लेडीज का है, तो टाइमिंग्स क्या है इनके? सो स्कूल का बेसिकली हर सेंटर का डिफरेंट है। अगर हम मेफील्ड की बात करें, यहाँ पर स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। अच्छा। तो यहाँ पर एक मॉर्निंग शिफ्ट चलती है, एक आफ्टरनून शिफ्ट चलती है। और आफ्टरनून जब शिफ्ट चलती है तो कंप्यूटर रूम के अंदर वहाँ पर फिर मोबाइल रिपेयरिंग क्लास चलती है। अच्छा। मॉर्निंग के कंप्यूटर के सारे बच्चे करके जा चुके होते हैं, फिर वो रूम फ्री है तो वहाँ पर मोबाइल रिपेयरिंग हो रहा है। सेम वे झारसा का जो हमारा सेंटर है, उस सेंटर में मॉर्निंग में स्कूल चल रहा है, तो आफ्टरनून में लेडीज आके मॉर्निंग मतलब कितने बजे? सुबह 7 बजे से 7 बजे से लेके 1 बजे तक। ठीक है। और अगर हम रोजवुड सिटी की बात करें, वहाँ पे आफ्टरनून से 12 बजे से इवनिंग तक स्टार्ट होता है। वहाँ पर ये साइमल्टेनियसली, क्योंकि वहाँ पे स्पेस ज़्यादा है, रूम्स कैपेसिटी ज़्यादा है, तो वहाँ साइमल्टेनियसली कंप्यूटर और बाकी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है। तो रोजवुड में क्या टाइमिंग है वहाँ पे? वहाँ पे 12 बजे से लेके 5 बजे। 12 से 5 है। तो हर सेंटर का डिफरेंट टाइम है। वहाँ के जैसे झारसा में लेडीज को आफ्टरनून टाइम सूट करता है, तो वहाँ पे दोपहर को स्टिचिंग सिखाई जाती है। राइट। तो वो भी लोगों का एक कंफर्ट जोन देख के कि वो किस टाइम पे अप्रोच कर पा रहे हैं इजीली, वहाँ का टाइम डिसाइड होता है। जी। इसके अलावा संशील फाउंडेशन का नाम बताइए, नाम का क्या इसमें है? नाम संशील कैसे? संशील फाउंडेशन जो नाम है वो तो बेसिकली सजेस्ट किया गया बाय द डायरेक्टर, जो डायरेक्टर हैं उनके। लेकिन जो नाम रखा गया बगिया, उसमें ज़रूर हम सबकी एक सोच है जुड़ी हुई, क्योंकि नाम एक ऐसा चाहिए था जो जैसे कहते हैं बगिया का मतलब है कि आपकी एक ऐसी फुलवारी जहाँ हर तरह का फूल खिला हुआ है। तो वो एक सोच थी कि हर तरह का बच्चा उसके अंदर है। जी। बिना सोच के कि कौन सी उम्र, कौन सी जात पात क्या। तो वो एक थॉट था सबका जॉइंट कि भी इस तरह का एक नाम होना चाहिए जो कनेक्ट कर पाए सबको और सभी तरह के बच्चों को एक साथ लेकर आ पाए। जी। और जब भी मैंने फर्स्ट टाइम नाम सुना था, मेरे मुंह पे स्माइल आ गई थी बगिया सुनते ही ना। बगिया का मतलब आपको एक रिफ्रेशिंग सा कुछ याद आता है, राइट? बिल्कुल। तो काफ़ी अच्छा रहा ये। और इसके अलावा आपका जो सफ़र है यहाँ पे, आपने 2007 से शुरू किया, अब तक जुड़े हुए हैं, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और आगे कैसे देख रहे हैं आप इस संस्था को? मैं इसको इस तरह से लेके बताऊंगी आपको चांदनी, कि जैसे कहते हैं ना कि आप इतने किसी पैशन के यूज टू हो जाते हो कि अब उसके अलावा आपके पास जिंदगी में कुछ बचता नहीं। बगिया में हम लोगों ने इस तरह से टाइम स्पेंड किया कि जैसे अपने बच्चे को पालते हैं, इतने साल दिए हैं और उसको बढ़ते हमने साथ के साथ महसूस किया है। बिल्कुल। एक होता है आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जुड़ते हो और फिर उसमें एज ए वॉलंटियर काम करते हो, 1 घंटा स्पेंड करते हो, घर आ जाते हो, है ना। लेकिन इसके तो हमने इस बीज को तो शुरू से बोया है, ये पौधा हम लोगों ने मिलके लगाया और आज वो बड़ा हो गया। शुरुआती दिनों में इतना नहीं एहसास हुआ था कि ये इतना आगे तक जाएगा, लेकिन जैसे जैसे अब हम इसको जी रहे हैं ना, ये अपने बच्चे की तरह हम इसको पाल रहे हैं जी। तो अब ये रग रग में है, हमेशा सोचते जागते यही चीज़ है कि क्या ऐसा और इंटरेस्टिंग, क्या क्रिएटिविटी को लाया जाए, कहाँ कहाँ हम इसमें और चेंजेस ला सकते हैं और क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो वो जो थॉट है ना, वो दिन रात चलता रहता है, पैशनेटली एक ही चीज़ दिमाग में है हम सबके, पूरी टीम के। इनफैक्ट ये किसी एक का नहीं है, ये कम्प्लीटली टीम वर्क है, क्योंकि जो हमारी टीचर्स भी जो जुड़ी हुई हैं कंप्लीटली सब पैशनेट है कि हाँ बगिया को बेस्ट करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जैसे अगर हमारे कुछ लिसनर्स अगर सुन रहे हैं, हमने काफ़ी NGOs के इंटरव्यूज़ किए हैं, काफ़ी ऐसे सोशल इनिशिएटिव्स रहे हैं जो सपोर्ट करते हैं NGOs को, है ना। तो अभी संशील फाउंडेशन को अगर देखा जाए, किस चीज़ की ज़रूरत है जो आगे अगर कोई भी चाहे तो आप लोगों के साथ जुड़ पाए, जिसमें
फंडिंग से लेके वॉलंटियर तक आप अगर बता पाएं, हाँ, और बिल्कुल। कैसे जुड़ा जा सकता है ये भी। बिल्कुल, तो बेसिकली हम फंडिंग में तो ऑफ कोर्स देखो नेवर एंडिंग डिमांड है, हमेशा आपको ज़रूरत है ही है। तो हम जनरली कंपनीज को अप्रोच करते हैं कि आप हमारे को फंड्स दीजिए जिसमें हमारा रेंट निकलता है, टीचर्स की सैलरी निकलती है। अगर जितने भी सेंटर्स हैं, अगर आप देखा जाए तो सभी जगह टीचर्स भी हैं, स्टाफ भी है, बिल्कुल आपको उनका भी देखना है। आपका हर डिपार्टमेंट है आपका, चाहे वो सैनिटेशन है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर है, हर डिपार्टमेंट से जुड़ी चीज़ें आपको उसमें मदद चाहिए। तो फंडिंग में तो ऑफ कोर्स हेल्प है कि आप कोई भी कंपनी को जैसे हम अप्रोच करते हैं कि आप हमारे रेंट में हेल्प कर सकते हैं, आप मील्स में हेल्प कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि बगिया में एक मिड मील दिया जाता है। मिड मील जो है हमारे यहाँ पर इस्कॉन की किचन से ही आता है। अच्छा, इस्कॉन की किचन हमारे को जो चार्ज करता है 25 रुपीज़ पर हेड चार्ज करता है। अच्छा, एक बच्चे का खाना रोज़, जैसे कहते हैं ना, एक आपकी शुद्ध शाकाहारी भोजन पवित्र एक अच्छी जगह से इस्कॉन मंदिर की किचन से बनकर आ रहा है। तो लोगों को हम इसमें भी बोलते हैं कि आप हेल्प कीजिए, आप लेकर चलिए कि अगर एक बच्चे का आपका 25 रुपए का खर्चा है, तो हमारे तीनों सेंटर्स का मिलाकर तकरीबन अगर आपको 1000 बच्चों का खाना निकालना है रोज़ का, तो वो आपको एक उसमें भी हेल्प चाहिए। अगर कोई उसके अंदर भी आकर ये बताना चाहता है, हेल्प करना चाहता है कि चलिए एक दिन का आप कर लीजिए या 15 दिन का या महीने का, तो वो बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाएगा। अच्छा जी, वो भी है। फिर प्लस स्टेशनरी, जैसे अब सेशन नया स्टार्ट हो रहा है, स्टेशनरी इज ऑल्सो अ बिग डिमांड कि आपको एनसीईआरटी की बुक्स ही खरीदने अगर आप जाते हैं तो आपको उसमें बहुत बड़ी मदद चाहिए जी। ये भी हर साल की रिक्वायरमेंट होती है। हर साल जब नया सेशन स्टार्ट होगा हमें वो रिक्वायरमेंट है। इसी तरह से जब नए एडमिशन्स आते हैं तो बच्चों के शूज़, यूनिफॉर्म, उसमें भी पूरा सपोर्ट चाहिए। तो ये तो मतलब बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको गिनवा सकती हूँ कि जब कोई जुड़ना चाहेगा तो उस समय की करंट जो मदद है वो हम सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हम मदद मांग सकते हैं। तो बगिया से कैसे जोड़ा जाए, और जानकारी के लिए किसी तरीके से हेल्प, वॉलंटियरिंग, इंटर्नशिप कैसे? बिल्कुल, हमारा जो अगर कोई जुड़ना चाहता है तो संशिल का अपना वेबसाइट भी बना हुआ है www.sanshil.com। हमारा नंबर भी है जो मैं नंबर भी बता सकती हूँ। हमारा नंबर है 0124 461 4344 जी। ये हमारी महफिल की जो सेंटर है वहाँ का नंबर है। वहाँ पर भी कॉल करके इसके बारे में कोई भी वॉलंटियर करना चाहता है तो जुड़ सकता है। जी। हम लोग हमेशा इस चीज़ के लिए अवेलेबल हैं कि किसी भी फील्ड से कोई भी हमारे साथ वॉलंटियरिंग कर सकता है। इवन हमारे पास जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं और उनको अपने LR के लिए सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है, हम वो भी बच्चों को एंटरटेन करते हैं। वो बच्चे हमारे पास आते हैं इन गर्मियों की छुट्टियों में। जैसे आपने जनरली देखा होगा कि उनको सर्टिफिकेशन की नीड होती है, 70 आवर्स 60 आवर्स वो सोशली डोनेट करना चाहते हैं ताकि वो आगे फर्दर यूनिवर्सिटीज़ को अपना वो सर्टिफिकेट दिखा पाए कि हमने इतने जो है सोशली आवर्स डोनेट करे हैं इस NGO को। तो उसमें भी बच्चे जुड़ सकते हैं एज ए वॉलंटियर। वो बच्चे आकर अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, चाहे वो एकेडमिक्स में हेल्प करें, चाहे वो किसी भी स्पोर्ट्स में हेल्प करें, या उनका अगर इंटरेस्ट है कुछ डिफरेंट पेंटिंग, म्यूज़िक, डांस, इस तरह की क्लासेस वो देना चाहते हैं तो उसके लिए भी वो लोग आ सकते हैं। जी। तो दोस्तों आपको नंबर तो बता ही दिया है। अगर आप नंबर नहीं लिख पाए हैं तो आज शाम को 7 बजे प्रोग्राम हम रिपीट करेंगे गुड़गांव की आवाज़ पे, या फिर आप गुड़गांव की आवाज़ के ऑफिस के नंबर पे कॉल करके भी ये नंबर हमसे ले सकते हैं। तो ममता जी, बहुत अच्छा लगा बगिया के बारे में जान के। जो पहल आप लोगों ने 2007 में शुरू की थी वो अब तक जारी है ना, और आप उसे और आगे ले जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। ये प्रोग्राम ख़त्म करते हैं, उसके साथ साथ आप कोई मैसेज अगर देना चाहें हमारे लिसनर्स को जो हमें सुन रहे हैं, जो आपसे जुड़ना चाहते हैं। जी ज़रूर, मैं फिर से सबका धन्यवाद करूँगी, सुनने वालों का भी, और सबको मेरी तरफ से बहुत प्यार भरा नमस्कार। मैं ममता करवाल संशिल फाउंडेशन में एज ए को-फाउंडर वहाँ पर मैं काम करती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया 2007 से हम लोग जुड़े हुए हैं। शिल्पा सोनल जी फाउंडर हैं, प्रेरणा गुप्ता जी भी को-फाउंडर हैं। हमारे साथ टीम के बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और सभी की एक जोर जो कोशिश है वो यही है कि हम प्रतिदिन इस फाउंडेशन में जो है और बढ़िया बच्चों के लिए हम काम कर सकें। तो आप में से जो भी ये चाहता है कि अगर अपने जीवन में किसी एक को भी अगर हम चाहें कि उसकी लाइफ में आपके
मौजूदगी से या आपके समय से कुछ हम बेहतर उसको एक इंसान बनने में या किसी तरह की भी स्किल्स में, या मैं कहूँगी कि आपका जो हुनर है, आपकी जो काबिलियत है, अगर वो किसी को आगे बढ़ने में मदद कर सकती है तो प्लीज़ थोड़ा सा समय आप ज़रूर निकालिए और हमारे साथ जुड़िए, ताकि हम अपने देश के भविष्य को और उज्जवल बना सकें। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया ममता जी जुड़ने के लिए, और आपका मैसेज हम सोचते हैं कि उन लोगों तक चाहेंगे पहुंच जाए जो आपसे जुड़ना चाहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया ममता जी हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपका भी, थैंक यू। तो दोस्तों, आपने सुना आज के मेहमान थे संशील फाउंडेशन, और जो गेस्ट थी वो थी ममता जी जो को फाउंडर हैं संशील फाउंडेशन की। तो मैं यानी चांदनी में चलती हूँ, आप सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ 107.8 FM, आपकी आवाज़ आपका रेडियो।